इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटेल में ड्रग्स के बारे में डिस्कस करना। तो सबसे जो पहली ड्रग आपका आती है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर के सैलिसिलेट्स में, वो होती है आपका एस्प्रिन। अगर हम एस्प्रिन के बारे में बात करें तो एस्प्रिन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसे हम लोग कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मीन्स आपका जब हम लोग एस्प्रिन को इनटेक कर रहे हैं हमारी बॉडी में, तो फिर आपका यही एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आपका रैपिडली कन्वर्ट हो जा रहा है आपका सैलिसिलिक एसिड में। सैलिसिलिक एसिड जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल है आपका ज़्यादातर एस्प्रिन के एक्शन को प्रोड्यूस करने में। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड rapidly converted into salicylic acid which is responsible for most of the actions। एस्प्रिन की अगर हम बात करें तो एस्प्रिन एक्चुअली में एक ओल्डेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन कौन से आपके फार्माकोलॉजिकल एक्शन हैं एस्प्रिन के। एस्प्रिन की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली में आपका एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ये प्रोड्यूस करता है। एस्प्रिन की अगर हम बात करते हैं तो एस्प्रिन एक्चुअली में वीक एनाल्जेसिक एक्शन शो करता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्फिन। एनाल्जेसिक एक्शन की बात करें तो एनाल्जेसिक एक्शन का मतलब होता है कि पेन को रिड्यूस करना, और यहाँ पे आपको बता दें कि जो एस्प्रिन है वो एक्चुअली में वीक एनाल्जेसिक एक्शन शो कर रहा है। दैट मीन कि यहाँ पे जो है एस्प्रिन को हमें ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ेगा, ज़्यादा डोज में देना पड़ेगा, तब जो है वो अच्छा एक कह सकते हो कि पेन को रिड्यूस कर पाएगा, एनाल्जेसिक एक्शन शो कर पाएगा। मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन जो है उसके कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एक्शन शो करता है। इसका मतलब है कि मॉर्फिन को अगर हम लोग कम अमाउंट में देते हैं तब भी वो एक अच्छा खासा जो है एनाल्जेसिक एक्शन मतलब आपको पेन को रिड्यूस कर देगा। पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि एस्प्रिन शोज नो सिडेटिव एक्शन, टॉलरेंस इफेक्ट एंड डिपेंडेंस एक्शन। तो ये चीज़ आपका कहने का मतलब है कि एस्प्रिन जो है वो कोई भी आपका सिडेटिव एक्शन नहीं शो करता, कोई भी आपका टॉलरेंस इफेक्ट को नहीं शो करेगा, और साथ में आपका जो डिपेंडेंस एक्शन जो भी ड्रग्स शो करती है जैसे कि आपका मॉर्फिन, कोडीन हो गई, तो एस्प्रिन जो है वैसा कोई भी डिपेंडेंस एक्शन नहीं शो करता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो एस्प्रिन है वो एक्चुअली में प्रमोट करता है हीट लॉस को बाय स्वेटिंग क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन विच फर्दर लेड टू रिड्यूस द फीवर। अगर हम स्वेटिंग की बात करें तो स्वेटिंग आपका जब भी होगी, फीवर जब आपको हुआ रहेगा उतने समय अगर स्वेटिंग होती है तो उससे आपका फीवर जो है रिड्यूस करता है। क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन की बात करें, जो स्किन्स में आपका वेसल प्रेजेंट है अगर ये आपको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ता है, और बॉडी टेम्परेचर जब आपका बढ़ेगा तो उससे आपका फीवर कॉज होगा। यहाँ पे बता दें जो आपके स्किन्स में आपका जो वेसल प्रेजेंट हैं वो एक्चुअली में डायलेट कर रही हैं, उनके डायलेट करने की वजह से हीट लॉस होगा, और हीट लॉस जब होगा तो उससे आपका जो बॉडी टेम्परेचर वो डिक्रीज़ होगा फीवर के केस में, और फर्दर कह सकते हैं कि फीवर भी आपका रिड्यूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इट प्रोड्यूस द एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन बाय सप्रेसिंग द पेन एंड स्वेलिंग। द एक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लॉक ऑफ कॉक्स-2 पाथवे। क्योंकि आपका ये नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है तो मतलब ये आपका कॉक्स-1 और कॉक्स-2 दोनों को इनहिबिट कर सकता है, तो इस वजह से जब कॉक्स-2 इनहिबिट होगा तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस होगा। आपको कॉक्स-1 एंड कॉक्स-2 के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने इस वीडियो में उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हो। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो वो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या एक्शन प्रोड्यूस करता है। एस्प्रिन की बात करें तो एस्प्रिन, द सैलिसिलिक एसिड ऑफ द एस्प्रिन इज फर्दर कॉजेज गैस्ट्रिक म्यूकोसल इरिटेशन, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो आपका एस्प्रिन की बात करें तो एस्प्रिन एक्चुअली में आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसा का इरिटेशन कॉज करता है और आपका एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस कॉज करता है, जिसका मतलब है कि आपका एब्डोमेन के अपर पार्ट में आपका पेन होगा। नोजिया कॉज करेगा, वॉमिटिंग कॉज करेगा, और साथ में बात करें तो ये अल्सर भी कॉज करता है। एस्प्रिन हैज़ द कैपेबिलिटी टू इंक्रीज द लॉस ऑफ ब्लड बाय स्टूल। तो एस्प्रिन जो है एक्चुअली में ब्लड को लॉस करता है स्टूल के थ्रू। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि एस्प्रिन की बात करें तो एस्प्रिन एक्चुअली में जो टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, तो कुछ टैबलेट्स होती हैं जो आपके एस्प्रिन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कॉम्बिनेशन में आती हैं, और कुछ आपकी होती हैं जो एस्प्रिन और साइट्रिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में आती हैं। तो अगर हम उन ड्रग्स को देते हैं तो वो एक्चुअली में आपका गैस्ट्रिक जो इरिटेशन है, जिसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसल इरिटेशन, उसको तो कॉज करती है, लेकिन आपका जो अल्सर होता है, अल्सर हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं जो आप कह सकते हो कि ब्लड का जो लॉस हो रहा है स्टूल से, वो आपका नहीं कॉज करता। नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो हम देखेंगे कि आपका ब्लड पे क्या एक्शन है आपका एस्प्रिन का। तो एस्प्रिन एक्चुअली में इरिवर्सिबली आपका इनहिबिट करता है TXA2, जिसे हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2 को।
थ्रोम्बोक्सिन A2 एक्चुअली में जो है क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इरिवर्सिबली आपका इनहिबिट कर रहा है। तो इरिवर्सिबली इनहिबिट करने का मतलब है कि जब थ्रोम्बोक्सिन A2 आपका इनहिबिट हो जाएगा तो फर्दर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फर्दर जब तक आपका नया थ्रोम्बोक्सिन A2 आपका नहीं सिंथेसाइज होगा, जिसको आपको सिंथेसाइज होने में हफ्तों लग जाते हैं, तब तक आपका कोई भी ब्लड क्लॉटिंग आपका नहीं शो करेगा। तो जब यहाँ पे इरिवर्सिबली आपका इनहिबिट हो रहा है थ्रोम्बोक्सिन A2, तो उससे आपका क्या कर सकते हैं कि आपका जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है वो आपका इनहिबिट हो रहा है हफ्तों तक। और जब आपका हफ्तों तक आपका प्लेटलेट जब एग्रीगेट ही नहीं कर रहा है, तो आपका ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो रही है हफ्तों तक, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपका जो ब्लड की ब्लीडिंग है वो कह सकते हो कि बहुत लंबे समय तक इसमें शो करेगा एस्पिरिन के ड्रग लेने पे। हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका कौन से अदर इफेक्ट और अदर फार्माकोलॉजिकल एक्शन है आपका एस्पिरिन का। पहले एक्शन की बात करते हैं तो जैसे जब आपका डायबिटिक पेशेंट की अगर हम बात करें, तो डायबिटिक पेशेंट में अगर हम लोग एस्पिरिन देते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट में जब हम लोग एस्पिरिन देंगे तो वहाँ पे आपका जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाएगा। और जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन का मतलब है जो हमारी जो ब्लड में अगर आपका जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको जो है सेल यूज़ करते हैं आपके फर्दर पर्पस में, जैसे कि आपका रेस्पिरेशन हो गया, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, अमीनो एसिड्स भी सेल यूज़ करते हैं, उसी तरह आपका ग्लूकोज भी सेल यूज़ करते हैं। अब उसका जब यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से आप कह सकते हो कि ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो एक्चुअली में डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पे तो बात हो गई कि हम लोगों ने एक नॉर्मल डोज में दिया था। अगर हम लोग टॉक्सिक डोज में देते हैं, मतलब हम अगर एस्पिरिन की डोज अगर हम बढ़ा के दें, तो उस केस में जो है सिंपैथेटिक सिस्टम आपका स्टिमुलेट होगा और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो एक्चुअली में बढ़ने लगेगा। यही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इंक्रीज इन द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन लेड टू कॉज फॉल इन ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट। और टॉक्सिक डोज की अगर हम बात करें तो ऑन द टॉक्सिक डोज ऑफ एस्पिरिन कॉज राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है जब हम एस्पिरिन देते हैं तो उसकी वजह से कह सकते हो कि आपका रेस्पिरेशन आपका स्टिमुलेट होता है। रेस्पिरेशन आपका स्टिमुलेट होगा तो हम जो है सांस और तेज़ लेंगे, और सांस अब तेज़ लेंगे तो हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो आपका ज़्यादा आपका बाहर निकल के जाएगी, और ज़्यादा बाहर निकल के जाएगी तो उसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कॉज होगा। ये तो बात हो गई एक नॉर्मल डोज की। अगर हम हाई डोज में एस्पिरिन को देते हैं, और हाई डोज में अगर हम एस्पिरिन को देंगे तो उसकी वजह से वहाँ पे आप देख रहे थे कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन हो रहा था, यहाँ पे आप देखोगे कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सांस हम लोग ज़्यादा तेज़ी से नहीं लेंगे, सांस हम लोग बहुत हल्के हल्के लेंगे, और हल्के हल्के लेने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो आपका CO2 प्रेजेंट है वो बनी रहेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो और ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। उसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपका एस्पिरिन कॉजेज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से लॉस ऑफ CO2 होगा, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपका रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कॉज होगा। ऑन द हाई डोज ऑफ द एस्पिरिन कॉजेज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एक्सेस CO2 प्रोडक्शन इन द बॉडी कॉजेज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग एस्पिरिन देते हैं तो एस्पिरिन जो है कोई भी अपना डायरेक्ट एक्शन एक्चुअली में हार्ट पे शो नहीं करता। एस्पिरिन जो है एक्चुअली में आपका मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का मतलब है कि जो भी आपको बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, उसको हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिक रेट। अब यहाँ पे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी बॉडी को वो एक्चुअली में बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से कह सकते हो कि आपका कार्डियक आउटपुट भी आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एस्पिरिन को अगर हम लोग टॉक्सिक डोज में देते हैं, मतलब आप अगर हाई डोज में देते हैं, तो यहाँ पे वैसोमोटर सेंटर जो है एक्चुअली में वो डिप्रेस हो जाएगा। वैसोमोटर सेंटर क्या है? अब वैसोमोटर सेंटर जो है एक्चुअली में एक पोर्शन है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो पोर्शन पाया जाता है और ये रेगुलेट करता है आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को। अगर आपका वैसोमोटर सेंटर आपका स्टिमुलेट करता है तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी आपका बढ़ेगा, लेकिन अगर वैसोमोटर सेंटर डिप्रेस करता है तो ब्लड प्रेशर घटेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि जब हमने एस्पिरिन को टॉक्सिक डोज में दिया है, मतलब हाई डोज में दिया है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से वैसोमोटर सेंटर डिप्रेस कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर भी यहाँ पे फॉल हो रहा है। इस पूरे पॉइंट में आपका यही लिखा हुआ है कि एस्पिरिन प्रोड्यूसेस नो डायरेक्ट एक्शन ऑन हार्ट बट इट एनहांस द मेटाबॉलिक रेट एंड इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, but on toxic dose of aspirin causes fall in BP because of vasomotor center depression.
हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एस्प्रिन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग एस्प्रिन को किन किन कंडीशन में नहीं प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि एस्प्रिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अ पेशेंट विद द पेप्टिक अल्सर। कहने का मतलब है, पहले तो हम लोग पेप्टिक अल्सर को समझ लेते हैं। तो पेप्टिक अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका म्यूकस का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है और आपका गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो जीआईटी में जो आपका म्यूकोसा की लेयर होती है वो डैमेज होने लगती है और उससे आपका कॉज होगा अल्सर। और अगर हम लोग कॉक्स 1 की बात करें तो कॉक्स 1 एक्चुअली में हाउस कीपिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि आपका हाउस कीपिंग फंक्शन इसलिए क्योंकि ये आपका म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी वजह से आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो आपका डैमेज हो रहा था वो नहीं होगा, और जब वो नहीं होगा तो उससे आपका अल्सर कॉज नहीं होगा। अल्सर के कंडीशन में मैंने बताया था कि जो म्यूकस का प्रोडक्शन आपका डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉक्स 1 एक्चुअली में म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। अब कॉक्स आपका म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो ये जाहिर सी बात है कि ये अल्सर को प्रोटेक्ट करेगा। एस्प्रिन की बात करें तो एस्प्रिन एक्चुअली में ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को ये इनहिबिट करती है, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। क्योंकि ये आपका कॉक्स 1 को इनहिबिट करती है, इसका मतलब ये है कि ये म्यूकस का प्रोडक्शन जो कॉक्स 1 बढ़ा रहा था उसको ये डिक्रीज़ करेगा। मींस आपका जो कॉक्स 1 इनहिबिट हो जाने की वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगा, क्योंकि एस्प्रिन दिया गया है। अब जब म्यूकस का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका ये अल्सर को कॉज करेगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर कोई भी पेशेंट है जिसको पहले से अल्सर है उसको हमें एस्प्रिन नहीं देना, नहीं तो ये अल्सर की कंडीशन को और प्रेसिपिटेट करेगा, अल्सर को और बढ़ा देगा। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि एस्प्रिन को हम लोग उस चिल्ड्रन को नहीं देंगे जिसको चिकन पॉक्स या इन्फ्लुएंजा पहले से है। कहने का मतलब है कि जो भी आपका चिल्ड्रन है, अगर उसको चिकन पॉक्स या इन्फ्लुएंजा से वो बच्चा अगर रिकवर कर रहा है और अगर हम उसे एस्प्रिन जो है प्रिस्क्राइब करते हैं तो उससे आपका रेई सिंड्रोम आपका कॉज होगा। अब रेई सिंड्रोम कॉज होगा तो रेई सिंड्रोम एक्चुअली में है क्या? रेई सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका लीवर डैमेज हो जाता है। लीवर डैमेज हो जाता है मतलब आपका हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी कॉज होता है। अब हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका लीवर जो है वो एक्चुअली में जो भी टॉक्सिन्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव नहीं कर पाता, और जब वो रिमूव नहीं होता तो इससे आपका जो ब्रेन का फंक्शन है वो लॉस हो जाता है। सेरेब्रल एडेमा कॉज होगा, और सेरेब्रल एडेमा जब कॉज होगा तो इससे फिर आपका कन्फ्यूज़न जैसे सिम्टम्स आपके प्रोड्यूस होंगे। इसलिए जो है एस्प्रिन को जो है चिकन पॉक्स और इन्फ्लुएंजा में इसे कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है, इसको नहीं दिया जाता है। एक चीज़ और बता दूँ, आपने देखा कि ऊपर की एस्प्रिन जो है एक्चुअली में रेई सिंड्रोम को बढ़ा रहा था, तो इसी वजह से जो इंडिया में आपके जितने भी पैडियाट्रिक सॉल्यूशन हैं, आपके पैडियाट्रिक फॉर्मुलेशन है एस्प्रिन के, उसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है इंडिया में भी और यूके में भी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पैडियाट्रिक फॉर्मुलेशन ऑफ द एस्प्रिन आर प्रोहिबिटेड इन इंडिया एंड यूके बिकॉज इट कॉजेज रेई सिंड्रोम। फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि एस्प्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद द पेशेंट हु सफर्ड विद द क्रोनिक लिवर डिजीज। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था कि आपने देखा था कि जब रेई सिंड्रोम कॉज हो रहा था तो उसमें आपका लीवर डैमेज हो रहा था, तो उसी तरीके आप यहाँ पे भी देखो कि क्रोनिक लीवर डिजीज़ अगर किसी पेशेंट को होगा तो उसमें हम लोग एस्प्रिन नहीं प्रेस्क्राइब करेंगे, वो आपका कॉन्ट्राडिक्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि एस्प्रिन वर स्टॉप्ड बिफोर अ वीक ऑफ सर्जरी। कहने का मतलब है कि अगर पेशेंट की कोई सर्जरी होने वाली है तो एस्प्रिन को प्रिस्क्राइब करना 1-2 हफ्ते पहले से ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसी समय प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को एस्प्रिन तो फिर एस्प्रिन जो है वो आपका इरिवर्सिबली आपका इनहिबिट कर देता है थ्रोम्बोक्सिन A2 मतलब TXA2 को, और जब इरिवर्सिबली इनहिबिट कर रहा है तो इसका मतलब आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन को वो इनहिबिट कर रहा है कई हफ्तों तक, और जब प्लेटलेट एग्रीगेशन आपका इनहिबिट होगा तो फिर वो ब्लीडिंग जो है वो कई दिनों तक होती रहेगी, और उतनी समय अगर हम लोग सर्जरी करेंगे तो ब्लड लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इस वजह से जो है एस्प्रिन को जो है वो 1-2 हफ्ते पहले आपका स्टॉप करना पड़ता है अगर किसी की सर्जरी होने वाली है तो। पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि हम लोग एस्प्रिन को एक्चुअली में प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर हम प्रेगनेंसी में एस्प्रिन देंगे तो उससे आपका क्या होगा, उससे जो आपका जो भी बेबी का बर्थ होगा उसका वेट जो है वो कम होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन एक्चुअली में सिक्रीट हो रहा है कॉक्स पाथवे से, तो वो एक्चुअली में यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। अब यहाँ पे हम एस्प्रिन देंगे तो उसकी वजह से कह सकते हो कि जो यूट्रिन का कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं होगा, तो इससे हम कहेंगे कि आपका जो लेबर है वो प्रोलॉन्ग होगा, मतलब आपका जो लेबर है वो डिले होगा, मतलब यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होगा सही तरीके से, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका गेस्टेशन पीरियड भी आपका बढ़ेगा थोड़ा। तीसरी चीज़ ये है कि आपका ये पोस्टपार्टम हैमरेज को ये इंक्रीज़ करेगा। पोस्टपार्टम हैमरेज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जब आपका चाइल्ड बर्थ हो जाता है, चाइल्ड बर्थ होने के बाद जो आपकी ब्लीडिंग होती है
तो वो एक्चुअली में ज़्यादा होगी, जिसे हम लोग कहेंगे पोस्टपार्टम हैमरेज। और एक चीज़ बता दें कि जो आपका फोर्थ पॉइंट है कि इट कॉसेस प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस, ये आपका डक्टस आर्टेरियोसस को आपका प्री मैच्योर क्लोज करता है। पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि एस्प्रिन को जो है आपका नहीं देना चाहिए जो भी आपका मदर हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती समय, तो वही लिखा हुआ है कि एस्प्रिन इज़ अवॉइड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। लास्ट पॉइंट की बात करें तो लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि एस्प्रिन इज अवॉइड इन अ पेशेंट विद G6PD डिफिशियंसी इंडिविजुअल। कहने का मतलब है कि जो भी आपके पेशेंट होते हैं जिसमें आपका G6PD की डिफिशियंसी होती है, मतलब आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी होती है, तो उन पेशेंट को हम लोग एस्प्रिन नहीं देंगे, क्योंकि अगर उनको हम एस्प्रिन देंगे तो उससे आपका हेमोलिसिस कॉज होगा। और हेमोलिसिस का मतलब होता है कि आरबीसी जो आपकी रेड ब्लड सेल होती है उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, वो आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि है आपका ड्रग इंटरेक्शन ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन के ड्रग इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट की बात करें तो एस्प्रिन डिस्प्लेसेस द वारफेरिन सल्फोनाइल यूरेज फेनिटोइन methotrexate from the protein binding site, which further causes overdose symptoms of the warfarin, sulfonylureas, phenytoin and methotrexate। कहने का मतलब है कि जो आपका वारफेरिन जो कि आपका ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग है, सल्फोनाइल यूरेज जिसमें आपकी ड्रग्स आती हैं जो कि एक एंटी डायबिटिक ड्रग है, जिसमें सल्फोनाइल यूरेज में जो आपकी ड्रग आएंगी वो होगा आपका टॉलब्यूटामाइड, ग्लेपिजाइड, ग्लैक्लामाइड और आपके ग्लैम्प्राइड, और भी आपकी कई तरह की ड्रग हैं तो वो आपकी आ जाएंगी सल्फोनाइल यूरेज में। फेनिटोइन एक आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है और मेथोट्रेक्सेट आपका जो है वो आपका एंटी कैंसर ड्रग है। तो ये ड्रग्स एक्चुअली में प्रोटीन पे बाइंड करती है, प्रोटीन पे बाइंड करेगी और फर्दर जो जब भी आपके ये प्रोटीन पे बाइंड करेंगे तो फर्दर ये इसका जो एक्शन जो प्रोड्यूस होना चाहिए वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर हम एस्प्रिन को साथ में देते हैं इनके, तो एस्प्रिन क्या होगा कि जो ये प्रोटीन पे बाइंड होने वाली थी तो उसको डिस्प्लेस होकर एस्प्रिन खुद ही प्रोटीन से बाइंड हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इस वारफेरिन, सल्फोनाइल यूरेज, फेनिटोइन और मेथोट्रेक्सेट का जो एक्शन रिड्यूस हो रहा था वो नहीं होगा। और फर्दर आपका कह सकते हैं जब एक्शन रिड्यूस नहीं होगा तो उससे आपका एक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो हम कहेंगे कि एक ओवरडोज ऑफ सिम्टम्स कॉज करेगा। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट ड्रग इंटरेक्शन की बात करें जिसमें आपका लिखा हुआ है कि एस्प्रिन और एंटीकोगुलेंट ड्रग को जब हम लोग एक साथ देते हैं तो उससे आपका एंटी प्लेटलेट एक्शन आपका बढ़ जाता है, और एंटी प्लेटलेट एक्शन जब बढ़ जाएगा तो उससे हम कहेंगे कि आपका क्लॉट फॉर्मेशन आपका डिक्रीज़ हो जाएगा और आपका ब्लीडिंग जो है इन्हेंस कर जाएगी। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन को डिक्रीज़ करेगी, और प्लेटलेट एग्रीगेशन जब डिक्रीज़ होगा तो फिर आगे चल के ये आपका ब्लीडिंग को बढ़ा देगी। और एस्प्रिन भी सेम वही काम कर रही है, तो दोनों को जब हम एक साथ दे देंगे तो उससे आपका जो प्लेटलेट का एक्शन है वो कम हो जाएगा, मतलब एंटी प्लेटलेट एक्शन आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और फर्दर आपका ब्लीडिंग इन्हेंस होगा, क्लॉट फॉर्मेशन आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। एंटीकोगुलेंट का जो एग्जांपल है वो है आपका हिपैरिन कह सकते हो, एक एग्जांपल है, वारफेरिन भी आपका एग्जांपल है। नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो नेक्स्ट एक्शन आपका है एस्प्रिन और प्रोबेनासिड के साथ। प्रोबेनासिड की बात करें तो प्रोबेनासिड को हम लोग देते हैं हाइपर यूरेसीमिया की कंडीशन में। हाइपर यूरेसीमिया में कौन सी कंडीशन होती है? हाइपर यूरेसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो ब्लड है, ब्लड में आपका यूरिक एसिड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। अब जब ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब आपका ब्लड से आपको यूरिक एसिड को निकालना पड़ेगा यूरिन के थ्रू, और जब यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन आपका यूरिन के थ्रू होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं यूरिकोसूरिक एक्शन। प्रोबेनासिड जो है यही काम करता है। प्रोबेनासिड आपका यूरिकोसूरिक एक्शन देता है, मतलब यूरिक एसिड को एक्सक्रीशन करता है यूरिन के थ्रू। प्रोबेनासिड और एस्प्रिन को जब हम लोग एक साथ देते हैं तो एस्प्रिन जो है इस यूरिकोसूरिक एक्शन को डिक्रीज़ कर देता है जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा था प्रोबेनासिड के द्वारा। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्प्रिन डिक्रीजेस द यूरिकोसूरिक एक्शन ऑफ प्रोबेनासिड। एक्शन हम लोग देखेंगे जो कि है आपका एस्प्रिन और स्पायरोनोलैक्टोन के साथ। स्पायरोनोलैक्टोन एक्चुअली में एक डायूरेटिक्स है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसका जो काम होता है स्पायरोनोलैक्टोन का, इसका काम होता है कि पोटेशियम आयन जो होते हैं उसको रोक के रखना बॉडी में, उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन ना होने देना। अब जो है जब हम एस्प्रिन के साथ स्पायरोनोलैक्टोन को देते हैं तो एस्प्रिन जो है इसके जो स्पायरोनोलैक्टोन का जो एक्शन है उसको डिक्रीज़ कर देता है, मतलब उसका जो काम था कि पोटेशियम आयन को रोक के रखना वो रोक नहीं पाता, और पोटेशियम जो है वो एक्सक्रीट होता रहता है बॉडी से, जो आगे चल के फिर आप कह सकते हो कि हाइपोकैलेमिया कॉज कर देता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्प्रिन डिक्रीज द पोटेशियम कंजर्विंग एक्शन ऑफ स्पायरोनोलैक्टोन। एक्शन की बात करें तो नेक्स्ट एक्शन आपका एस्प्रिन और फ्यूरोसामाइड या फिर आपका थायजाइड के साथ है। फ्यूरोसामाइड और थायजाइड दोनों ही आप कह सकते हो कि डायूरेटिक्स है जो कि आपका यूरिन का एक्सक्रीशन के अमाउंट को और बढ़ा देते हैं। अब यहाँ जो है एस्प्रिन जो है इसी जो आपका डायूरेटिक एक्शन जो शो कर रहा था फ्यूरोसामाइड और थायजाइड उसको ये डिक्रीज़ कर देते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्प्रिन डिक्रीजेज द डायूरेटिक एक्शन ऑफ फ्यूरोसामाइड एंड थायजाइड।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो कि हम हैं यूजेस ऑफ एस्प्रिन के बारे में। यूजेस ऑफ एस्प्रिन में देखोगे आपको इसको हम लोग एनाल्जेसिक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे आपका हेड एक हो गया, माइल्ड माइग्रेन हो गया, बैक एक हो गया, टूथ एक हो गया, दांत दर्द जिसे कहते हैं, और डिसमेनोरिया जिसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल पेन में। नेक्स्ट यूसेस की बात करें तो लिखा हुआ है इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव एज एंटीपायरेटिक एजेंट टू रिड्यूस द फीवर बट पैरासीटामोल इज मोस्ट प्रिफर्ड टू रिड्यूस द फीवर। की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि एस्पिरिन का यूज़ हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस में करेंगे, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। कह सकते हो कि आपका जॉइंट साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं उसमें आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पेन और स्वेलिंग आपका कॉज करता है। तो उसी को रिलीव करने के लिए हम लोग NSAIDs देते हैं। NSAIDs में आप कहोगे कि जो आपकी न्यू NSAIDs जो होती हैं उसको हम लोग देते हैं, वो जो आपका एस्प्रिन है उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट में यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस फॉर रिलीव ऑफ पेन, स्वेलिंग, मॉर्निंग स्टिफनेस, बट मोस्टली न्यू NSAIDs यूज्ड। नेक्स्ट यूजेस की अगर हम बात करें तो हम लोग एस्प्रिन को यूज़ कर सकते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस में फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ, लेकिन जो है इसमें हम लोग पैरासीटामोल आपका ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज ए एनाल्जेसिक्स टू रिड्यूस द पेन। सेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन है कि हम लोग एस्प्रिन का यूज़ कर सकते हैं पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या फिर हम कहेंगे पोस्ट स्ट्रोक के पेशेंट में। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक ऐसी कंडीशन है, ये आपका तब होती है जब आपका जो कोरोनरी आर्टरी है वो आपकी डैमेज हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी का डिजीज़ होने की वजह से आप कह सकते हो कि जो ब्लड का सप्लाई है वो हार्ट में नहीं हो पाता, और ब्लड का सप्लाई जब नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से हार्ट आपका प्रॉपर तरह से पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लड आपका प्रॉपर तरह से नहीं पहुँच पा रहा है। यहाँ पे एस्प्रिन देने का मतलब ये है क्योंकि आपका एस्प्रिन जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रिड्यूस कर सकता है, और प्लेटलेट एग्रीगेशन जब रिड्यूस होगा तो उससे आपका ब्लड का प्रॉपर फ्लो होने लगता है, ब्लीडिंग आपका तेज़ हो जाती है। और ब्लीडिंग की वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ब्लड का आपका कोरोनरी आर्टरी के थ्रू आपका जो ट्रांसपोर्टेशन हार्ट में हो रहा है वो आपका प्रॉपर तरीके से होगा, और इंसिडेंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट यूज़ हम लोग कर सकते हैं एस्प्रिन का टू प्रिवेंट द प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? प्री एक्लेम्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप कह सकते हो कि इम्बैलेंस हो जाता है टी थ्रोम्बोक्सिन A2 और PGI2 के बीच में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपका थ्रोम्बोक्सिन A2 और PGI2 के बीच में इम्बैलेंस होगा तो उसकी वजह से आप कह सकते हो कि आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो आप कहोगे कि आपका हाइपरटेंशन कॉज हुआ है। तो इसी आपका हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो है एस्प्रिन देंगे, जिससे आपका जो थ्रोम्बोक्सिन A2 और PGI2 के बीच में जो इम्बैलेंस है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। यहाँ पे आप देखोगे टू प्रिवेंट द एस्प्रिन 80 to 100 mg पर डे हम लोग एडमिनिस्टर्ड करते हैं एस्प्रिन को फ्रॉम 12 वीक ऑफ गेस्टेशन टिल द चाइल्ड बर्थ। जैसे हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया एस्प्रिन के बारे में। बाकी आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप चेकआउट कर लीजिए डिस्क्रिप्शन को, क्योंकि इसमें मैंने लिंक दिए हुए हैं कुछ वीडियोस के जो कि आपके लिए यूज़फुल है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिए जिससे हमें फीडबैक मिल सके आपकी। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।